नमस्कार। भारतीय इतिहास में एक दौर है 7वीं से 12वीं शताब्दी का, जिसे हम सब राजपूत काल के नाम से जानते हैं। ये वो समय था जब भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति सब पर राजपूतों का एक गहरा प्रभाव था। अब देखिए, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर राजस्थान से जुड़ी हुई, तो राजपूतों की उत्पत्ति का ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधे सवाल पूछे जाते हैं और इसकी अच्छी समझ आपको बाकियों से काफी आगे ले जा सकती है। तो आज के इस सेशन में हम इसी ऐतिहासिक पहेली को परत दर परत सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और उसके बाद उत्तर भारत की राजनीति में जैसे खालीपन सा आ गया, और इसी खालीपन में कई नए शक्तिशाली राजवंश उभरे जिन्हें हम राजपूत कहते हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार, गोहिल। लेकिन ये लोग थे कौन? क्या वो हमेशा से यही थे या फिर कहीं बाहर से आए थे? इतिहासकारों के लिए ये सवाल हमेशा से ही एक बड़ी पहेली रहा है, जिस पर सदियों से बहस चली आ रही है। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम इस ऐतिहासिक पहेली की बात करेंगे, फिर एक एक करके जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको देखेंगे, जिसमें विदेशी और स्वदेशी दोनों मत शामिल हैं। इसके बाद हम आएंगे आधुनिक इतिहासकारों के मत पर, और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उन्हें दोहराते हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसमें उनका उदय हुआ, क्योंकि कोई भी ऐतिहासिक घटना यूं ही नहीं हो जाती। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, 647 ईस्वी में सम्राट हर्ष की मृत्यु हो जाती है और उत्तर भारत में एक सेंट्रल पावर की कमी हो जाती है। इसी पॉलिटिकल वैक्यूम ने, आप कह सकते हैं, क्षेत्रीय शक्तियों को उभरने का मौका दिया, और इसी दौर में 7वीं शताब्दी के आसपास कई नए राजवंश सामने आए, और फिर 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो ये पूरा दौर है, यही भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना गया। और यहीं से असली बहस शुरू होती है। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर जो विद्वान हैं वो मोटे तौर पर दो खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमा मानता है कि वो शक, हूण और कुषाण जैसी विदेशी जातियों के वंशज थे जो धीरे धीरे भारतीय समाज में घुल मिल गए। वहीं दूसरा खेमा कहता है कि नहीं, वे पूरी तरह से स्वदेशी थे, यहीं के प्राचीन वैदिक क्षत्रियों या ब्राह्मणों के वंशज थे। तो आखिर सच क्या है? आइए दोनों पक्षों के तर्कों को देखते हैं। चलिए सबसे पहले उस सिद्धांत की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है, यानी विदेशी मूल का सिद्धांत। ये सिद्धांत खास तौर पर औपनिवेशिक काल के ब्रिटिश इतिहासकारों ने दिया था, जो अक्सर भारतीय इतिहास की व्याख्या अपने नजरिए से करते थे और राजपूतों की जड़ें भारत के बाहर खोज रहे थे। इस थियरी के सबसे बड़े समर्थक थे कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी। उन्होंने कहा कि राजपूत जो हैं वो मध्य एशिया की शक और सीथियन जनजातियों के वंशज हैं। वी.ए. स्मिथ और विलियम क्रुक ने भी इसी बात का समर्थन किया, जबकि कनिंघम ने उन्हें यूची यानी कुषाणों से जोड़ा। तो सवाल ये उठता है कि इन इतिहासकारों ने इतने बड़े दावे किस आधार पर किए? कर्नल टॉड का जो मुख्य तर्क था वो था रीति रिवाजों में समानता। उन्होंने कहा कि राजपूतों में जो सूर्य पूजा होती है, शस्त्रों और घोड़ों की पूजा होती है, अश्वमेध यज्ञ और सती प्रथा जैसी जो परंपराएं हैं, वो असल में वैदिक आर्यों की नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया की लड़ाकू जातियों से मिलती जुलती हैं। और इन्हीं समानताओं के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राजपूत उन्हीं विदेशी योद्धाओं के वंशज हैं। अब ये जो बात है ये बहुत दिलचस्प है। कर्नल टॉड ने प्रसिद्ध अग्निकुंड की कहानी को एक बिल्कुल नया एंगल दिया। उन्होंने कहा कि देखो, ये कोई असल में हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का सिंबॉलिक शुद्धि अनुष्ठान था। उनका मानना था कि ये ब्राह्मणों द्वारा इन विदेशी योद्धाओं को हिंदू धर्म में शामिल करने और उन्हें क्षत्रिय का दर्जा देने के लिए किया गया एक शुद्धिकरण यज्ञ था, ताकि वो बाहरी आक्रमणकारियों से धर्म की रक्षा कर सकें। तो जब विदेशी मूल का सिद्धांत आया तो इसके जवाब में कई भारतीय इतिहासकारों ने इसका जोरदार खंडन किया और कहा कि राजपूत पूरी तरह से स्वदेशी थे। आइए अब इन विचारों को भी विस्तार से समझते हैं, जो कि औपनिवेशिक व्याख्या की एक सीधी प्रतिक्रिया थे। स्वदेशी मूल के जो सिद्धांत हैं उन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है पौराणिक मत, जिसमें अग्निकुंड की प्रसिद्ध कहानी आती है, और दूसरा है ऐतिहासिक मत, जो शिलालेखों और साहित्यिक सबूतों के आधार पर उन्हें या तो प्राचीन क्षत्रियों का वंशज मानता है या फिर ब्राह्मणों का। सबसे प्रसिद्ध पौराणिक मत हमें मिलता है चंदबरदाई के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से। कहानी यह है कि जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया, और इस यज्ञ की पवित्र अग्नि से 4 महान योद्धा निकले, जिन्होंने आगे चलकर 4 प्रमुख राजपूत वंशों की नींव रखी।
मोहनौत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण जैसे इतिहासकारों ने भी इस मत का समर्थन किया है। और ये हैं वो 4 वंश जिनके बारे में माना जाता है कि वो पवित्र अग्नि से जन्मे थे। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। एग्जाम के लिहाज से इन चारों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा सवाल बनता है कि अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किन राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। अब आते हैं ऐतिहासिक मत पर, जिसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों का पूरा समर्थन मिला। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वैद और दशरथ शर्मा जैसे विद्वानों ने कर्नल टॉड के विदेशी सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि राजपूत विदेशी नहीं बल्कि प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के ही वंशज हैं, और अपने दावों के समर्थन में उन्होंने शिलालेखों और ग्रंथों का हवाला दिया जिसमें राजपूत राजा खुद को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। ये मत आज भी काफी लोकप्रिय है। अब स्वदेशी मत के अंदर ये एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और वो है ब्राह्मण मूल का सिद्धांत। इसका सबसे ठोस और अकाट्य प्रमाण मिलता है 1170 ईस्वी के बिजोलिया शिलालेख से। ये शिलालेख साफ साफ चौहान वंश के शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहता है। ये एक ऐसा सबूत था जिसने इतिहासकारों को राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने बिजोलिया शिलालेख को आधार बनाकर यह साबित किया कि चौहान मूल रूप से ब्राह्मण थे। इसी तरह डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कुंभलगढ़ और अचलेश्वर के शिलालेखों का हवाला देते हुए मेवाड़ के गुहिल वंश को भी ब्राह्मणों से उत्पन्न माना। इन वंशों को ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है, यानी वो ब्राह्मण जिन्होंने शस्त्र उठा लिए और क्षत्रिय धर्म को अपना लिया। इससे पहले कि हम आधुनिक संश्लेषण पर आगे बढ़ें, एक छोटी सी बात। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इस तरह की और हाई क्वालिटी एजुकेशनल सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लेटेस्ट अपडेट्स और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने विदेशी और स्वदेशी दोनों मतों को देखा, लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इन दोनों ही मतों को अधूरा मानते हैं। वे राजपूतों की उत्पत्ति को किसी एक वंश या खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि एक लंबी और जटिल सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के नतीजे के रूप में देखते हैं, और यही आज के समय का सबसे ज्यादा माना जाने वाला मत है। इस आधुनिक सिद्धांत का जो सार है वो है राजपूतीकरण का कॉन्सेप्ट, जिसे बी.डी. चट्टोपाध्याय जैसे इतिहासकारों ने दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राजपूत कोई जन्म आधारित जाति नहीं थी, बल्कि एक ओपन स्टेटस ग्रुप था। मतलब ये एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया थी जिसके जरिए कोई भी समूह, चाहे वो कोई स्थानीय जनजाति हो, कोई विदेशी आक्रमणकारी हो या कोई ब्राह्मण परिवार, अगर वो मिलिट्री पावर और जमीन पर कब्जा हासिल कर ले तो समय के साथ वो राजपूत वर्ग में शामिल हो सकता था। इस प्रक्रिया को समझने के लिए इस शब्द के अर्थ में हुए बदलाव को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, प्राचीन काल में राजपुत्र का सीधा मतलब होता था राजा का बेटा। ये एक टाइटल था। लेकिन मध्यकाल आते आते ये शब्द जमीन के मालिक योद्धाओं के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए इस्तेमाल होने लगा और धीरे धीरे एक जाति बन गया। ये जो भाषा में बदलाव आया, यही इस बात का सबूत है कि कैसे एक पदवी, शक्ति और भूमि के आधार पर एक पूरे सामाजिक वर्ग में बदल गई। तो ये राजपूतीकरण की प्रक्रिया हुई कैसे? इसके 4 मुख्य पिलर थे। पहला, राजनीतिक। एक सेंट्रल पावर थी नहीं तो स्थानीय सरदारों को राजा बनने का मौका मिल गया। दूसरा, आर्थिक। भूमि अनुदान से एक नया जमींदार वर्ग बन गया जिसके पास अपनी सेना थी। तीसरा, सामाजिक। अलग अलग ग्रुप से इस नए वर्ग में आकर जुड़ गए। और आखिर में, वैधता हासिल करने के लिए ब्राह्मणों ने इन नए शासकों के लिए बड़ी बड़ी वंशावलियां बनाई और उन्हें सूर्यवंश या चंद्रवंश जैसी पौराणिक कथाओं से जोड़ दिया। और इस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल हुआ? इसके कई ठोस उदाहरण हैं, जैसे मेवाड़ के गुहिल वंश का भील जनजाति से गहरा नाता था। यहां तक कि भील सरदार राजा का राज्याभिषेक करते थे। बुंदेलखंड के चंदेलों के बारे में माना जाता है कि वो गौड़ या भर जनजातियों से निकले हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि चौहान और प्रतिहार जैसे वंश ब्रह्म क्षत्रिय थे। और तो और हूण जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने भी बड़े राजपूत वंशों में शादी करके अपनी जगह बना ली। ये सब साबित करता है कि राजपूत पहचान कितनी विविध थी। ठीक है, तो हमने सभी सिद्धांतों को विस्तार से समझ लिया है। अब चलिए उन सारे जरूरी फैक्ट्स को एक जगह पर ले आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सेक्शन आपके क्विक रिवीजन के लिए है। ये स्लाइड इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। इसमें हर सिद्धांत, उसके मुख्य समर्थक और प्रमुख साक्ष्य एक साथ दिए गए हैं। विदेशी सिद्धांत के लिए कर्नल टॉड, अग्निकुंड के लिए चंद्र बरदाई, प्राचीन क्षत्रिय के लिए G.H. ओझा, ब्राह्मण मत के लिए D.R. भंडारकर और बिजोलिया शिलालेख, और आधुनिक प्रक्रिया वाले सिद्धांत के लिए B.D. चट्टोपाध्याय। परीक्षा से पहले इस टेबल पर एक नजर डालना बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए अब अपनी समझ को परखते हैं। इस सेक्शन में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर पूरे टॉपिक का एक फटाफट सारांश देखेंगे। पहला सवाल, राजपूतों के विदेशी मूल का सिद्धांत
सबसे पहले किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं वीएस स्मिथ, कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर डीआर भंडारकर या सीवी वैद्य। सोचिए जरा, हमने इस पर काफी बात की है। जी हाँ, सही जवाब है बी, कर्नल जेम्स टॉड। वो पहले इतिहासकार थे जिन्होंने रीति रिवाजों में समानता के आधार पर राजपूतों को शक और सीथियन जैसी विदेशी जातियों से जोड़ा था। दूसरा सवाल, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत पर आधारित है, बिजोलिया शिलालेख किस राजपूत वंश को ब्राह्मण मूल का बताता है? प्रतिहार, गुहिल, परमार या चौहान? इसका सही उत्तर है डी, चौहान। जैसा कि हमने देखा, 1170 ईस्वी के बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को साफ तौर पर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, और यही ब्राह्मण मूल के सिद्धांत का सबसे मजबूत आधार है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? पहली बात, राजपूतों की उत्पत्ति एक जटिल और विवादास्पद विषय है। दूसरी बात, अग्निकुंड का सिद्धांत 4 प्रमुख वंशों की बात करता है। तीसरी, ब्राह्मण मूल के लिए बिजोलिया शिलालेख सबसे जरूरी सबूत है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आधुनिक इतिहासकार इसे एक वंश के बजाय एक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया या राजपूतीकरण के रूप में देखते हैं, जिसमें समय के साथ अलग अलग समूह शामिल हुए। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, राजपूतों की उत्पत्ति की इस कहानी को देखकर क्या लगता है? क्या इतिहास सिर्फ तथ्यों का एक कलेक्शन है, या फिर ये इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि उन तथ्यों की व्याख्या कौन, कब और क्यों कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।